गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों के लिए मैट्रिक का ये जो पहला पार्ट एग्ज़ाम होने वाला है और उसी से संबंधित मैं आज पॉलिटी का वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 40 मार्क्स के होंगे और इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए आप लोगों के पास 90 मिनट का समय होगा, यानी 1 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल सोशल साइंस में क्वेश्चंस जो होंगे वो 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी के उद्देश्य से हम आप सबों के लिए लगातार ये प्रश्न लेकर आ रहे हैं और आज का टॉपिक है सत्ता की साझेदारी, जो आपके पॉलिटी सब्जेक्ट से है ना, पहला चैप्टर है। तो चलिए सत्ता की साझेदारी से देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। तो सबसे पहला सवाल आप लोग देख रहे होंगे कि बेल्जियम में डच भाषी लोगों का प्रतिशत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए 59%, यानी कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या कितना था, 59। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। सत्ता की साझेदारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से वीडियो अपलोड हुआ है मेरे चैनल पे। नेक्स्ट सवाल है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों का प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंच भाषी लोगों का परसेंटेज जो था वो कितना था, 40% था, है ना। नेक्स्ट इसी तरह का सवाल है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो इस सवाल को आपको ध्यान में रखना है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी, तो ब्रुसेल्स थी। साथ ही साथ एक चीज़ और ब्रुसेल्स से आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है श्रीलंका से कि श्रीलंका की आबादी कितना है। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितना है, तो 2 करोड़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया हूँ ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप प्रिपेयर रह सकिए। एक ये अच्छा क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो याद रखना है 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ है, 1948 में, याद रखिए ना। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, और इंडिया के नीचे है। तो ये कब आज़ाद होगा, 1 साल बाद ही आज़ाद हुआ, ठीक है। 1947 इंडिया और 1948 कौन, श्रीलंका, ठीक है। एक अच्छा सवाल ये है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, सिंगली भाषी के लोगों को बहुसंख्यक माना जाता है, ठीक है। श्रीलंका में सिंहली जाति का प्रतिशत कितना है। सारे के सारे सवाल जो है ना वो बेहतरीन सवाल है। आप लोगों को बार बार ये इस वीडियो को देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी सवाल आपके छूटेंगे नहीं एग्जाम में। श्रीलंका में सिंगली जाति का प्रतिशत संख्या कितना है, तो 74, ठीक है। इसी प्रकार श्रीलंका में तमिल जाति का प्रतिशत कितना है। तो तमिल जातियों का प्रतिशत जो है वो 18% है। और इसमें मैं पढ़ाया था कि तमिल जो थे वो 2 तरह के तमिल थे। वो कौन कौन 2 तरह के तमिल थे, यदि आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तमिल तो श्रीलंका में थे जिनका परसेंटेज कितना था, 18। लेकिन इस तमिल को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक भारतीय मूल के तमिल। तो श्रीलंकाई तमिल कितने थे और भारतीय मूल के तमिल कितने थे, ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में किस वर्ष कानून बनाकर सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहीं से ना गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न होती है श्रीलंका में। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कानून कब बना था, 1956 में। यानी श्रीलंका में किस वर्ष कानून बनाया गया जिस कानून की वजह से वहाँ पे सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगला सवाल है कि श्रीलंका में किन्हें विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती थी। श्रीलंका में किन लोगों को विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने में
या फिर सरकारी नौकरी में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी? किन लोगों को? तो आंसर आपको पता होना चाहिए। यदि आप वाकई में पहले से पढ़ाई किए हो तो आपको पता होना चाहिए, सिंगली भाषी लोगों को, मतलब जो सिंगली भाषी लोग थे उन सबों को पहले विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में क्या दी जाती थी? प्राथमिकता दी जाती थी। और इसी वजह से श्रीलंकाई तमिलों में क्या होती है? असंतोष की भावना पनपने लगती है और आगे चल के वह गृह युद्ध का कारण बनता है। ठीक है। एक अगला सवाल फिर से बेल्जियम का, कि बेल्जियम 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कितने बार संशोधन किया? तो आपको पता होना चाहिए कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम जो है वो अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। कितने बार संशोधन किया है? 4 बार। और इसी की वजह से बेल्जियम में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो बच्चों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और बार बार देखिए। जब आपको फुर्सत मिले आप वीडियो को चालू कर लीजिए और देखते रहिए। यदि आपको किसी भी तरह का सवाल आए मन में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि एक भी सवाल आपका एग्जाम में बाहर इससे नहीं आएगा। बेल्जियम अपने देश में गृह युद्ध से बचने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया? क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है कि बेल्जियम अपने देश में गृह युद्ध से बचने के लिए, यानी बेल्जियम अपने देश को गृह युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया था? तो ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हैं। तो उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या को क्या रखा गया? समान। यानी कि वहाँ पर डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों मिनिस्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी जितना डच भाषी लोग होंगे उतना ही फ्रेंच भाषी लोग भी मंत्री बनेंगे। तो किसी को बेगानेपन का एहसास होने की संभावना नहीं रह जाएगी, है ना? तो अगला सवाल, किस देश ने अपने यहाँ सामुदायिक सरकार का गठन किया? सामुदायिक सरकार याद करिए, किस देश में? श्रीलंका में या बेल्जियम में? सामुदायिक सरकार कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेल्जियम में, है ना? ये भी आपके जो 1970 से 1993 तक जो संविधान का संशोधन किया गया, उसी संविधान संशोधन के तहत ही एक प्रावधान किया गया था कि बेल्जियम में हर समुदाय के लोगों के लिए अपना अपना उसका सामुदायिक सरकार गठित किया जाएगा जो उसके बेटरमेंट के लिए काम करेगी। ऐसा मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं। और यदि अभी तक आप नहीं देखे हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, सत्ता की साझेदारी टॉपिक को निकालिए और आप वीडियो को देखिए, सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखिएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ओके बच्चों, किस देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई? किस देश में गृह युद्ध हुआ था? श्रीलंका में। कहाँ से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो श्रीलंका में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि श्रीलंका में ही गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की क्या कहा जाता है? ये सवाल मैट्रिक के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। मैट्रिक के फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार ये सवाल फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया है। इसलिए आपको ये सवाल को ध्यान में रखना है कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की क्या कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है। ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल से, आपका टेंशन मेरा टेंशन है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कितने तर्क दिए जाते हैं? समझ गया ना? सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कितने तर्क दिए जाते हैं? तो 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला युक्ति परक और दूसरा कौन? नैतिक परक। ठीक है, अब इसी से एक और सवाल है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा जो है वो कम हो जाता है। बड़ा सवाल है, ध्यान से पढ़िए कि सत्ता का बंटवारा करना जो है वो ठीक माना जाता है
क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा जो है वो कम हो जाता है। मतलब दो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस कम हो जाता है ना, क्योंकि यही सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा का रूप ले और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में साझेदारी दे दे देना और राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए क्या है, अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक साबित हो सकता है। ये पूरा एक स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में यह कौन सा तर्क है, युक्तिपरक या नैतिक परक। तो याद रखना है कि सत्ता की साझेदारी करना, ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है वो किससे संबंधित है, तो युक्ति परक से संबंधित है। ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में इस तरह से दिया जा सकता है। फिर है सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अभी मैंने समझाया ना कि दरअसल उसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को क्या किया जाए, बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो कौन सा कारक है, तो नैतिक परक है। याद रखना करना होगा बच्चों ये से। एक लास्ट सवाल देखते हैं कि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में, सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांटना सत्ता का किस प्रकार का वितरण है। तो याद रखना इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। सत्ता का क्षैतिज वितरण तो ये है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांटना। लेकिन सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो बच्चों ये पहला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। मात्र 12 मिनट का लगभग ये वीडियो है। आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।